हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं ईवीएस एनसीईआरटी, जिसमें कल हम लोग पढ़ रहे थे 5th क्लास की एनसीईआरटी के बारे में। उसमें जो फैक्ट थे एनसीईआरटी से रिलेटेड वो हमने थोड़े कवर किए थे। उसके आगे का जो बचा था उसको हम रिकॉन्टिन्यू करेंगे, फिर से आगे बढ़ाएंगे उसी को। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। 5th क्लास की जो एनसीईआरटी उसका थोड़ा बहुत पार्ट हमने पढ़ा था। जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और आगे इसके हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घुमक्कड़ बीज, है ना। घुमक्कड़ बीज एक चैप्टर है जिसमें क्या है ये बताया गया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये तो एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते नहीं है ना। मतलब कि ये चल तो सकते नहीं है। तो क्या होता है, इनके बीज दूर दूर तक कैसे पहुंच जाते हैं इसके बारे में कहानी है। तो क्या होता है, जो घुमक्कड़ बीज में मतलब जो पेड़ तो एक ही जगह रहते हैं लेकिन उसके बीच जानवरों द्वारा, जो पशु होते हैं जैसे गिलहरी हो गया, चिड़िया हो गई, इनके द्वारा क्या होते हैं, बीज ले जाके फलों को अलग अलग जगह पे खाए जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, बीज इधर उधर फैलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आम का बीज है ना। तो इसमें क्या होता है कि किसी जानवर ने इसको जहाँ खाया, पेड़ से गिरा या कोई और इसको कहीं ले गया तो उसने वहीं पे डाल दिया। इस तरह से बीज हवा के माध्यम से फैलते हैं, कुछ हवा के द्वारा फैलते हैं और कुछ क्या होते हैं, जानवरों द्वारा फैलाए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो बीज होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण कर लेते हैं। आगे हम लोग जानेंगे इसके आगे हम लोग जानेंगे ऊंचाई पर बसेरा। एक चैप्टर है जिसमें जो ऊंचे क्षेत्र हैं, उनके बारे में बताया गया है कि ऊंचाई पे लोग कैसे रहते हैं, है ना। तो उसी में सबसे पहले बात हुई है इसकी, आपका जो ठंडा रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान इसको कहते हैं, लेह को कहते हैं लद्दाख, है ना। लद्दाख को क्या कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान। ठीक है। इसमें क्या है कि जो बच्चों को ये बताना कि रेगिस्तान जो वही नहीं होते जो गर्म होते हैं, बल्कि कुछ ठंडे जगह भी होती हैं जो रेगिस्तान होते हैं। ये क्या है, लद्दाख ठंडा है, समतल इलाका है और सूखा है ना। तो ये क्या है, ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, बारिश कम होती है। और यहाँ के जो घर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, पत्थर के बने होते हैं और 2 मंजिलों के होते हैं। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होते हैं। अभी आप इमेज में देख लीजिएगा। तो ये 2 मंजिल बने होते हैं। नीचे के जो ग्राउंड फ्लोर होता है या बेसमेंट टाइप में जो बना होता है पत्थरों से, वहाँ पे क्या रहते हैं, पशु रहते हैं और जो भी सामग्री होती है उनसे खाने से संबंधित या घर के कुछ जो सामान होते हैं वो यहाँ पे वो लोग स्टोर करके रखते हैं। और ऊपर स्वयं रहते हैं। जो पत्थरों की दीवारें होती है वो बहुत मोटी होती है, जो ठंड से बचाती है लोगों को। तो ये इसके घरों के बारे में पूछ लेता है कि जो लद्दाख के घर होते हैं ये कैसे होते हैं, इसके बारे में पूछ लेता है। ठीक है। तो ऊपर के हिस्से में फैमिली रहती है और नीचे के हिस्से में क्या करते हैं, पशु रहते हैं। गर्मियों में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये लोग ऊपर के हिस्से से नीचे चले आते हैं, है ना। नीचे जहाँ पशु रहते हैं वहीं रहते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। तो ये लद्दाख के बारे में हो गया। आज जब घरों की बात हम लोग कर ही रहे हैं तो आगे हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं और प्रकार के घर कहाँ कहाँ किस प्रकार के घर होते हैं। तो पहले आप इमेज देख लीजिए कि लद्दाख में किस तरह के घर होते हैं, है ना। ये घर है, नीचे देखिएगा आप बेसमेंट टाइप में है, जिसमें पशु जानवर रखे जाते हैं, उनके जो भी हो भेड़ वगैरह जो भी वो लोग पालते हैं। और ऊपर फैमिलीज रहती है। ठीक है। तो ये लद्दाख के घर की बात हुई। नेक्स्ट हम लोगों ने लद्दाख के घरों के बारे में जान लिया। अब इसी क्रम में हम थोड़े और जगह के बारे में जान लेते हैं जहाँ के जो होम्स है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो असम ये फेमस है चाय उत्पादन के लिए। एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिएगा, असम चाय उत्पादन के लिए यहाँ पे रहता है, चाय उत्पादन होती है भारत में। ठीक है। और यहाँ की राजधानी क्या है, दिसपुर है। तो असम में क्या था, हमने माघ बिहू जो पढ़ा था वो भी असम में मनाया जाता है। ठीक है। तो असम में जो घर होते हैं ये बांस के बने होते हैं, यानी कि बांस के जो खंभे होते हैं उन पे बने होते हैं। ठीक है। जैसे ये बांस है और इनके खंभों इस तरह से बेस तैयार किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बारिश बहुत होती है और बारिश ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से घर खराब हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो बहुत जल्दी नुकसान होता है, इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, टेम्परेरी
कह सकते हैं, मतलब एक ऐसे घर बनाए जाते हैं जो काम चलाऊ हो रहने के लिए, है ना। तो ये असम की बात हुई। आप देख सकते हैं इमेज में कि असम में किस तरह के घर बने हैं। बांस का नीचे बेस है और ऊपर क्या है, उस पर घर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये असम की बात हुई। और अगर सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है ये जाने हम लोग, तो मेघालय कहाँ होती है, मेघालय के मासिनराम में होती है। ठीक है, पहले इस जगह का मतलब एक जगह थी चेरापूंजी, वहाँ होती थी, लेकिन अब ये कहाँ होती है, मेघालय के मासिनराम में होती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हम लोग जानेंगे राजस्थान में कैसे घर होते हैं। राजस्थान ऐसे बहुत प्रश्न पूछता है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर, इसको पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, हवा महल भी यही है, याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो राजस्थान में जो घर होते हैं वो किसके बने होते हैं, मिट्टी के और जो कटीली झाड़ियां हैं उसके बने होते हैं, है ना। घास फूस के ये सब मिला के वहाँ के घर बने होते हैं। जैसे गांव, अगर गांव में जैसे कच्चे घर बने होते हैं, तो राजस्थान में भी क्या होता है, कच्चे घर होते हैं जो कि मिट्टी और कटीली झाड़ियों से, इन सब चीज़ों से बने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे इमेज में कैसे होते हैं यहाँ राजस्थान के घर। ठीक है, तो ये राजस्थान के घर की इमेज है कि वहाँ के घर किस तरह से होते हैं। मिट्टी के बने होते हैं, उस पर वो लोग अच्छे से डेकोरेट करते हैं। और क्या होता है, जो झाड़ियाँ होती हैं, जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं, उनके माध्यम से इनको सेव किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो ये राजस्थान के घर हो गए। नेक्स्ट हम लोग हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, इसकी राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश में बेसिकली एक जिक्र आता है चैप्टर में आपके, मनाली, जो कि वही है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ के जो घर होते हैं लकड़ी और पत्थर मिला के बनते हैं। ठीक है, लकड़ी और पत्थर से मिलके बनते हैं, लेकिन इसमें बांस का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि असम में भी बांस लकड़ी के घर होते हैं और बांस के, और यहाँ पे भी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे लकड़ी और पत्थर के होते हैं और बांस इतनी, मतलब अगर बांस का नाम आ जाए तो असम की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश के बारे में था। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो इसी में जान लेते हैं, एक जगह है, जब लद्दाख वाले में वो विजिट करने जाता है अपनी बाइक लोनार से, तो वहाँ पे एक जगह है जिसको कहते हैं चांगथाप, है ना। इसको क्या कहते हैं, चांगथांग कहते हैं। ठीक है, चांगथाप नहीं, चांगथांग। ठीक है, चांगथांग का मतलब होता है ऐसा इलाका जहाँ कम लोग रहते हैं। ठीक है, कम लोग रहते हैं। ठीक है, ये 5000 मीटर ऊंचाई पर था ये इलाका। ठीक है अभी भी 5000 मीटर ऊंचाई पर था ये इलाका, मतलब जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर था ये इलाका, 5000 मीटर पर। और यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, मतलब कि इतने बड़े इलाके में केवल 5000 लोग रहते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कम लोग रहते हैं, है ना। तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर है ये इलाका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ के निवासी होते हैं उनको कहते हैं नामग्याल। ये क्या करते हैं, एक जगह पे नहीं टिकते हैं, टिकते नहीं है एक जगह पे। क्यों नहीं टिकते हैं, क्योंकि ये जितना, मतलब कि इनके पास जो भेड़ बकरियां होती हैं उनको चराने के लिए, इनको जहाँ पे हरा भरा मैदान दिखता है, जहाँ पे ऊंचा पहाड़ मिलता है, जितना ऊंचा और जितना ऊंचा अच्छा मैदान मिलता है, वो वहाँ उसकी तलाश में भटकते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनके पास एक बकरी होती है पश्मीना। ठीक है, पश्मीना बकरी होती है। उसको क्या होता है कि मतलब जितनी ऊंचाई पे वो रहेंगे, जितना वहाँ पे ठंडा मौसम रहेगा, उतना ही अच्छा उसका जो ऊन का उत्पादन होगा उतना ही अच्छा हो पाएगा, है ना। तो ये जो पश्मीना बकरी होती है, इसका जो ऊन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। जो मानव का बाल है, अगर उस बकरी के बाल के अगर हम 7 बाल मिलाएं तो मानव का 1 बाल बनेगा, वो इतना पतला रेशा होता है ना। उससे बहुत ही फेमस पश्मीना शाल बनाई जाती है, जिसको बुनने में 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, और वो बहुत ही महंगी है, इसलिए उसको मशीन से नहीं बुना जा सकता, क्योंकि उसका जो रेशा होता है बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है, बहुत ही ज़्यादा
पतला होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हाथ से बुना जाता है। उसको बुनने में 250 घंटे लगते हैं, इसलिए वो बहुत महंगी भी मिलती है और बहुत ही फेमस शाल है। उसमें क्या होता है, पश्मीना बकरी का जो ऊन है उससे बनाई जाती है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये एनसीईआरटी की क्लिप है जिसमें पश्मीना शॉल के बारे में जानकारी दी गई है कि इसको बुनने में 250 घंटे लगते हैं। कि जो जिस बकरी के ऊन से बनती है उसका नाम होता है पश्मीना। और उसका ऊन क्या होता है, मानो कि एक बाल, अगर उसके हम 7 बाल मिलाएंगे और मानो का एक बाल मिलाएंगे तब वो दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। मतलब इतना पतला रेशा होता है, इतना मुलायम रेशा होता है और बहुत ही गर्म होती है वो शॉल, ठीक है। तो और नेक्स्ट जान लेते हैं कि जो नाम ज्ञान लोग हैं ये कहाँ है, किस में रहते हैं, जिसमें उसको क्या, उनका जो टेंट होता है उसको रेबो कहते हैं, ठीक है। उसको रेबो कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जहाँ भी अच्छा जगह इनको मिलती है अपनी बकरियों के हिसाब से और इनके अनुकूल जगह जहाँ मिलती है वहीं पे ये जाके उस टेंट को रख देते हैं, लगा लेते हैं। मतलब कह सकते हैं चलता फिरता इनका घर है रेबो, क्योंकि इसको लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये लोग 2.5 घंटे में इसको लगा और निकाल दोनों लेते हैं, है ना। अपना सामान जहाँ भी इनको सही जगह मिल जाती है वहाँ से अपना सामान दूसरी जगह ले जाते हैं। इसमें इनके खाने पीने की चीज़ें, इनकी ज़रूरत का सारा सामान सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये रेबो टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्या होता है इन लोगों में नामग्याल में, जिसके पास जितनी अधिक भेड़ बकरियां होती हैं वो उतना अमीर समझा जाता है, ठीक है। फिर एक चैप्टर है आपका उसी से ठंडा उसी से गर्म। उसी से ठंडा उसी से गर्म, ठीक है। इसको लिखा किसने है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, है ना। इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। इस चैप्टर में मतलब क्या होता है कि बच्चों को मतलब कि क्या बताया गया है, उसी से ठंडा उसी से, मतलब एक स्टोरी है जिसमें दिया हुआ है जब उसको गर्मी लगती है तो वो हाथों से हवा कर लेता है और जब उसको जाड़ा लगता है तो ऐसे हाथों को रगड़ लेता है। इस तरह से एक स्टोरी है, उसमें बताया गया उसी से ठंडा उसी से गर्म। आप नाम याद रखेंगे स्टोरी इस चैप्टर का और किसने लिखा है ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम पूछ लिया जाता है इसलिए बता दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। डिस्कस करने वाले हैं श्रीनगर के घरों के बारे में। ठीक है, इसमें आप एक इमेज देख पा रहे होंगे। इमेज में क्या है कि अलग अलग तरह के क्लिप दिए हुए हैं कि श्रीनगर में क्या होता है। फर्स्ट नंबर पे क्या दिया आपका, हाउस बोट, यानी कि जो अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है, पर्यटक जो भी होता है, तो ये 80 फुट लंबी हाउस बोट होती है। इसमें रुकते हैं वो लोग, इसमें निवास करते हैं, रहते हैं इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, डोंगे होते हैं जिनमें कश्मीर में क्या होता है बहुत सारी फैमिलियाँ इसी में रहती हैं। ये पानी पे नाव की तरह ये भी होते हैं, पानी में जो नाव होती है उस पर एक तरह से घर टाइप में बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, डोंगे बोलते हैं। जो हाउस बोट है इसके ऊपर क्या होती है, नक्काशी होती है। आप देख पा रहे होंगे इमेज में, इसके ऊपर नक्काशी होती है जिसको खत्म बंद कहते हैं। ये चिक्सा पॉल की तरह होती है, ठीक है। और जो उधर इमेज उसमें क्या है कि जो कश्मीर है इसमें पत्थरों को काट के उनकी दीवारें बनाई जाती हैं, उसके घर बनाए जाते हैं। ऐसे घर कश्मीर के गाँव में देखने को मिलते हैं, है ना। और क्या था जो पहले थी वहाँ पे क्या था, नक्काशी होती थी। जो पुरानी छतें हैं, जो पुराने घर हैं कश्मीर में, वहाँ पे क्या पाई जाती है, उनमें नक्काशी पाई जाती है, जालीदार नक्काशी पाई जाती है। और क्या है, उधर मेहराब बने होते थे। जो बहुत पुराने घर होंगे, ऐतिहासिक घर, उनमें क्या होते थे, मेहराब बने होते थे। पुराने जो महल वहल है उनमें भी ये मेहराब देखने को मिलते हैं। तो ये श्रीनगर के घरों के बारे में था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका चैप्टर है फांदली दीवार, है ना। फांदली दीवार, ठीक है। इसमें क्या है, लड़कियों की कहानी है बेसिकली। ये क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसको उस पर वार करती है, उसको वार्न करती है कि जो लड़कियां हैं उनको भी अवसर मिले तो वो सब कुछ कर सकती हैं। तो ये लड़कियों की स्टोरी है, 5 लड़कियों की कहानी है जो क्या करती है, बास्केटबॉल एसोसिएशन में जाके बास्केटबॉल खेलती हैं और सीखती है। उनके कोच उनको सिखाते हैं, उनकी कहानी है। तो अगर उस जगह का नाम बात करें एसोसिएशन का, तो नागपाड़ बास्केटबॉल एसोसिएशन है, ठीक है। एसोसिएशन मुंबई में है ये। और शिवाजी छत्रपति टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन, ये भी कहाँ है, मुंबई में है। शोलापुर, ये कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। इन सब शहरों के नाम पूछ लेता है और पूछ लेता है कि ये सब है कहाँ, तो आपको इनकी लोकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। नागपाड़ बास्केटबॉल
एसोसिएशन, ठीक है, पाड़ा है ये, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। अफसाना, जरीन, खुशनूर और आफरीन, इन लोगों की स्टोरी है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनको इसी में और जान लेते हैं थोड़ा सा। इसी में आगे दे रखा है किसके जंगल चैप्टर है ना, किसके जंगल, ठीक है, किसके जंगल। इसमें बात हुई है जंगलों की, इसमें बात हुई है सूर्यमणि की। सूर्यमणि क्या है, उसको जंगलों से बहुत प्रेम है। वो स्कूल भी जाती थी तो क्या करती थी, जंगलों के रास्ते से होके जाती थी, शॉर्टकट रास्ते से ना जाके जंगलों के रास्ते से होके जाती थी। उसे पेड़ पौधे जंगलों का बहुत शौक है, ठीक है। तो ये सूर्यमणि है झारखंड की। झारखंड में एक भाषा बोली जाती है कुडुख, जो वहाँ के आदिवासी बोलते हैं, कुडुख भाषा बोलते हैं। झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, कुडुख भाषा बोली जाती है। जो सूर्यमणि थी, इनको जंगलों से बहुत प्रेम था, तो वहाँ के जो आदिवासी लोग थे वो ज़्यादातर जंगलों में रहते थे, और उनका कहना था कि अगर सारे जंगल कट जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा। तो इसके लिए वन अधिकार कानून लाया गया था, ठीक है। जंगल अधिकार कानून जो कब आया, 2007 में आया, जिसको हम कह सकते हैं जंगल अधिकार कानून। इसमें क्या था कि जो पिछले 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं उनको वहां से कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है। तो ये थी गर्ल स्टार की कहानी। जो सूर्यमणि है गर्ल, वो स्टार है क्योंकि उसने भी बहुत मुश्किलों से स्कूल तक का सफ़र तय किया, और किस किस तरह से उसने अपने देश, अपने मतलब कि जंगलों के लिए कैसे कैसे स्टेप्स उठाए, साहसपूर्ण कार्य किए, उसकी कहानी है ये। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। तो अहमदाबाद में क्या था, अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, ठीक है। तो यहाँ पे 26 जनवरी 2001 में क्या आया था, सुनामी आई थी, सॉरी भूकंप आया था, है ना, सुनामी रहता है अंडमान वाला। तो यहाँ पे 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था। इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कब आया था, ठीक है। और क्या है आपका, जो हम लोगों ने जानवरों की बात की थी, अलग अलग जानवरों की, कि अलग अलग जानवर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, और वो कोई अगर संकट आने वाला होता है तो उसको भांप लेते हैं या उसकी जानकारी उनको मिल जाती है। तो वहाँ पे जो अंडमान निकोबार में सुनामी आई थी, अंडमान में सुनामी आई थी, कब आई थी, 2004 में आई थी, जिसमें पक्षी मतलब जो वहाँ की आदिवासी जनजाति थी उसने क्या किया था, वहाँ के जो जानवर हैं उनके आवाज़ को समझ के उसने समझ लिया था कि यहाँ कोई संकट आने वाला है, उन्होंने उस इलाके को छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये रही एक बात। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये क्लिप आप पढ़ सकते हैं। क्या था कि 2004 में अंडमान में सुनामी आई थी, तो जो वहाँ की आदिवासी जाति थी उसने क्या किया, उसको सुन के वहाँ से हट लिया, वहाँ से चले गए वो लोग और उनकी जान बच पाई, ठीक है। तो क्या होता है कि अलग अलग स्थितियों में जो पक्षी जानवर होते हैं उनको क्या होता है, पता चल जाता है कि कब क्या होने वाला है, थोड़ा बहुत उनको अंदाज़ा हो जाता है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग इमेज देख पा रहे होंगे, ये इमेज स्लॉथ की है, जो कि क्या है, भालू के जैसा दिखता है, पर भालू नहीं होता है, वो स्लॉथ होता है, ठीक है। ये पेड़ पे ही रहता है, और क्या करता है, जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की पत्तियां ये खाता है, ठीक है। और ये दिन में कितना 17 घंटे तक सोता है ना, यानी कि इसका आधे से ज़्यादा समय क्या होता है, सोने में चला जाता है, ठीक है। तो ये दिन में 17 घंटे तक सोता है, और केवल पेड़ में एक बार क्या होता है, एक बार पेड़ से उतरता है फ्रेश होने के लिए, ठीक है। और क्या होता है इसको कि ये अपने पूरे जीवन काल में 40 वर्ष तक जीता है, और उसमें केवल 8 पेड़ों तक विचरण कर पाता है, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक तभी जाता है जब उस पेड़ की पत्तियां खत्म हो जाती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार प्रश्न पूछा जाता है। भालू के जैसा दिखता है ये। पहली बार जब मैंने इसको देखा था तो मुझे तो ये लंगूर के जैसा लगता था, भालू के जैसा बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन जो कि एनसीईआरटी में लिखा है वो मानेंगे कि ये भालू के जैसा दिखता है, थोड़ा बहुत दिखता है ना, क्योंकि पेड़ पे रहता है इसलिए। तो ये रही एक बात। आगे हम लोग जानेंगे जो मिजोरम में जो झूम खेती होती है उसके बारे में जानेंगे। कहाँ होती है झूम खेती, मिजोरम में, ठीक है। लॉटरी सिस्टम होता है खेती का, है ना, लॉटरी सिस्टम से होती है, मतलब कि पर्चियाँ बनाई जाती हैं और उनको लुटाया जाता है, जिसका उसमें नाम आता है उसको क्या होता है,
भूमि दी जाती है। ठीक है, जिस भूमि में 1 टिन बीज लगते हैं उसको 1 टिन जमीन कहते हैं, है ना। 1 टिन अगर कोई बीज बोता है, 1 टिन, तो क्या कहते हैं उसको, उसको 1 टिन जमीन कहते हैं, है ना। 1 टिन अगर बीज बोएगा किसी जगह में, 1 टिन बीज आता है तो वो उसको कहेंगे 1 टिन जमीन कहते हैं। खेती में क्या होता है, 1 टिन बीज जिसमें बोते हैं उसको कहते हैं 1 टिन जमीन। आगे हम लोग जान लेंगे। तो देखते हैं झूम खेती में और क्या क्या होता है। तो झूम खेती में बेसिकली अलग तरीके से खेती होती है। इसमें क्या होता है कि फसल को बोने के बाद क्या करते हैं, एक फसल को बोने के बाद खेतों को आराम करने का थोड़ा मौका देते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि ये फसल लगाई उसके तुरंत बाद ये फसल लगाई, दूसरी बैक टू बैक लगाते चले जा रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, उसको आराम करने का क्षमता देते हैं, जिससे जो जमीन है उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ती है ना। और इसमें क्या होता है, जो भी जैसे अब खेतों को आराम करने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद क्या होता है, जब खेतों को थोड़ी देर छोड़ देंगे, हम थोड़े दिन के लिए छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि उसमें खरपतवार ये सब आ जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, उसको ये लोग काटते नहीं है, मतलब कि उसको जोतते नहीं है, उसको क्या करते हैं, काट काट के उसी में गिरा देते हैं। जो भी बांस है, पेड़ पौधे हैं, अलग टाइप के वो उगाते हैं, उसको क्या करते हैं, ऐसे काट के उसी में गिरा देते हैं। जिससे क्या होता है, वो खाद का काम करता है उसमें, है ना। किसका काम करता है, वो खाद का काम करता है, जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। और जब दूसरी फसल इनको बोनी होती है उसके समय क्या करते हैं, खेत की जुताई नहीं करते हैं, सेम वही करते हैं। क्या करते हैं कि जो उसमें खरपतवार होता है उसको काट के उसमें गिरा के उसमें जला देते हैं, और देखते हैं कि आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। उसमें जलाने के बाद क्या करते हैं, उसी में क्या करते हैं, बीजों का छिड़काव कर देते हैं और खेती करते हैं। ठीक है, उसी में बीजों का छिड़काव कर देते हैं। और क्या करते हैं, एक खेत में अलग अलग टाइप की फसलें बोते हैं, जैसे मक्का और सब मिक्स करके अलग अलग तरह के बीज ये लोग एक ही खेत में बोते हैं। तो ये थी झूम खेती के बारे में, कुछ अलग तरीके से होती है। और मिजोरम में भी क्या होती है, चावल की खेती ज़्यादा होती है ना। ज़्यादा जो खेती होती है किसकी होती है, चावल की। ये लोग क्या करते हैं, इनका फसली त्यौहार होता है चेराव, है ना। चेराव जो कि क्या है, फसली त्यौहार है ना। मिजोरम में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, फसल अच्छी होती है उसकी खुशी में। और ये लोग क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं, चेराव नृत्य जिसको कहते हैं, चेराव नृत्य कहते हैं, जो कि बांस के द्वारा किया जाता है ना। बांस की सहायता से किया जाता है, जो होता है चेराव नृत्य, किससे किया जाता है, बांस की सहायता से ये नृत्य किया जाता है। तो ये हो गई असम की बात, सॉरी मिजोरम की बात ये हो गई। असम मन में चल रहा था, मिजोरम की बात हो गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमने बेसिकली जान लिया मिजोरम में क्या होता है, झूम खेती होती है, लॉटरी सिस्टम होता है खेती का। और मुख्यतः किसकी फसल होती है, चावल की फसल होती है। जो फसली त्यौहार होता है वो चेराव होता है, इसमें जो वो लोग नृत्य करते हैं उसको बोलते हैं चेराव नृत्य, जो कि बांस की सहायता से होता है। तो ये मिजोरम के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग जानेंगे कुछ फैक्चुअल चीज़ें उनके बारे में जानेंगे, जैसे स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो होता है, जिसको हम लोग आला की तरह समझते हैं, आला है ना, वो क्या होता है, हृदय की धड़कन को सुनने में कार्य करता है। ठीक है, और क्या जान लेते हैं, जो बच्चू खान खेल का मैदान है, खेल का मैदान वो कहाँ है, मुंबई में है। और वो किसके नाम पे है, कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पे है। ठीक है, कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पे है। वन गांव कहाँ है, वन गांव गुजरात में है, वन गांव गुजरात में है। इनके बस आप नाम याद रखिए। ठीक है, वन गांव कहाँ है, गुजरात में है। असम में बांस के घर होते हैं, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो और क्या होता है, जो गुजरात की एक फेमस डिश है ऊंधिया, जिसको बोलते हैं ऊंधिया। ऊंधिया का मतलब ही होता है उल्टा, है ना। जिसको क्या होता है, एक मटके में, मिट्टी के बर्तन में अंगारों पे उल्टा रख के बनाया जाता है ना। मिट्टी का बर्तन जो है उसमें सब कुछ सब्जी वब्जी डाल के ये लोग क्या करते हैं, उसको बंद करके नीचे से और उल्टा रख के उसको पकाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऊंधिया बोलते हैं। इसी तरह एक डिश है पूरन पोली, है ना, पूरन पोली, जो क्या होती है, गुड़ की, चने और गुड़ की मीठी पूरी होती है ना। चने और गुड़ की मीठी पूरी होती है। ठीक है, मीठी पूरी होती है, जिसको बोलते हैं पूरन पोली। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हो गई। एक पौधा होता है क्रोटॉन, क्रोटॉन
जो कि क्या होता है, ये मिट्टी के काफ़ी ऊपर सतह पे होता है। तो जब मिट्टी सूखी होने लगती है, ठीक है, तो ये पौधा बता देता है, ठीक है, मतलब कि ये संकेत दे देता है अगर मिट्टी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहराइयों में इसकी जड़ें नहीं आती हैं, ऊपर ही रहती हैं। तो कह सकते हैं कि जब मिट्टी सूखने लगती है तो इसको पता चल जाता है ये पौधा सूखने लगता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। थोड़ी बहुत और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक प्रश्न हर बार टैपीकोआ से बनता है, टैपीकोआ से। टैपीकोआ क्या है, ये एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है जिसको हिंदी में कहते हैं कसावा, है ना, कसावा है ये। इसकी मुख्य खेती कहाँ की जाती है, तो ये केरल में की जाती है, ठीक है, केरल में। और केरल में नारियल की चटनी भी बहुत फेमस है, नारियल भी ज़्यादातर केरल में पाए जाते हैं, नारियल की चटनी, है ना, खाने के साथ ये लोग खाते हैं। तो ये भी केरल में होता है। और गोवा में क्या होता है, गोवा में नारियल के तेल के साथ मछली खाते हैं, है ना, मतलब कि जो मछली है वो नारियल के तेल में तल के खाते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। और वहीं जम्मू कश्मीर में, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है, जम्मू कश्मीर में क्या करते हैं, सरसों के तेल में खाते हैं, ठीक है, सरसों के तेल में मछली तल के खाते हैं, ठीक है। और जो नारियल है वो केरल में, नारियल की चटनी है टेपिकोवा के साथ, ये कहाँ खाते हैं, केरल में खाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, रेपिडेटली पूछी जाती हैं। वैसे तो आपका जो एनसीईआरटी का चैप्टर था, एक और चीज़ है कि किसकी छाप, है ना, चैप्टर एक आपका किसकी छाप, जो अंतिम चैप्टर है, किसकी छाप किसकी झलक करके है ना। तो उसमें क्या बेसिकली बताया गया है कि जो है हमारे अंदर क्या होता है, जो हमारे माता पिता होते हैं उनके कुछ ना कुछ गुण आते हैं, कुछ ना कुछ शारीरिक मानसिक हर तरह के गुण हमारे अंदर उपलब्ध होते हैं। हम क्या होते हैं, हमारे घर में जो भाई बहन है या मम्मी पापा से किसी न किसी से हमारी शक्ल मिलती है। तो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेज हैं वो किस तरह से होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो जेनेटिक गुण होते हैं वो किस तरह से आते हैं, इसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। तो उन्होंने क्या किया था, मटर के 2 पौधों पर प्रयोग किया था, एक जो पीला पौधा था, एक जो हरा पौधा था, कुछ चिकने बीज थे उसमें और कुछ खुरदरे बीज थे। इसमें उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। इन्होंने क्या अध्ययन किया कि अगर चिकने और खुरदरे बीज मिल का संयोग होगा तो क्या होगा, या फिर हरे या पीले पौधे का संयोग होगा तो ऐसा नहीं होगा कि किसी अन्य कलर का निर्माण हो जाएगा, या फिर पौधा क्या होगा, या फिर जो अगला पीढ़ी का पौधा होगा वो या फिर पीला होगा, या दाना उसका जो होगा पीला होगा या फिर हरा होगा। ऐसा नहीं कि वो पिंक हो जाएगा, है ना, उन्हीं दोनों में से उसका कोई कलर रहेगा। या फिर चिकने और खुरदरे बीज में से या फिर कोई भी चिकना ही होगा या फिर खुरदरा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से दोनों ही गुण एक साथ आ जाएंगे, है ना, एक एक करके गुण जो आएंगे वो आएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने बेसिकली बताया। इनका जो, ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे, इनका जन्म 1822 में हुआ था। ऑस्ट्रिया के गरीब परिवार में इनका पढ़ने लिखने में कम मन लगता था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 28,000 पौधों पे प्रयोग किया था। ये भी याद रखने वाली बात है, आप इसको याद रखेंगे। तो ये थी इम्पोर्टेंट बात जो एनसीईआरटी थी 5th क्लास की, उसके बारे में हो गया ये, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और जो चीज़ें बची उनके बारे में जान लेते हैं। था किसकी छाप किसकी झलक, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक एनसीईआरटी का जो सबसे लास्ट चैप्टर है वो क्या है, फिर चला काफिला। इसमें क्या होता है कि सीजनल, मतलब खेती से रिलेटेड परिवार होता है, जो किसान परिवार होता है, उनको क्या होता है कि सीजन पे खेती में चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो क्या होता है, जब जिस सीजन में बारिश नहीं होती है, कुछ नहीं होता है खेतों में, तो उस सीजन के लिए जो धेनु लड़की है, धनु, उसका परिवार बाहर आ जाता है। तो उससे क्या इफेक्टेड होता है, उसकी पढ़ाई इफेक्टेड होती है, वातावरण रहन सहन सब कुछ प्रभावित होता है ना। तो इसका प्रभाव बच्चों पे भरपूर देखने को मिलता है, उनकी पढ़ाई पे और भी जो भी डोमेन्स है डेवलपमेंट पे उन पे देखने को मिलता है। इसके बारे में इसमें बात हुई है। तो ये जो आपकी ईवीएस की एनसीईआरटी थी 5th क्लास की, ये पूरी समाप्त हो चुकी है। इसकी पेडागोजी हम लोग पढ़ लेंगे, फिर आपका ईवीएस पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग हिंदी पेडागोजी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, एग्ज़ाम नज़दीक है आपके, ज़्यादा समय नहीं बचा है, मुश्किल से 1 महीना मान के चलते हैं, इतना ही बचा है आपके पास। और तो ऐसे में आपको अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट करनी है और अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस वाज साधना।